देखिए गिवन आपको अ क्लोज वर्टिकल सिलेंडर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट बाय अ फ्रैक्शनलेस पिस्टन. Each part contains 1 mole of air at 27 degrees Celsius. The volume of upper part is 4 times that of lower part. Then calculate the temperature when volume of the upper part will be 3 times than that of lower part. yes, देखिए दो कंडीशन की हम बात करेंगे यहाँ पे. जब टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है और सेकंड कंडीशन जब टेम्परेचर कितना हो गया यहाँ पे कुछ टेम्परेचर कर दिया है तो उस कंडीशन में वॉल्यूम क्या है. तो पहले यहाँ पे आपको दे रखा है वर्टिकल सिलेंडर. वर्टिकल सिलेंडर को यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है. एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन से और बोला गया है कि यहाँ पे इधर बोथ साइड यहाँ पे 1 मोल गैस प्रेजेंट है. ठीक है, बोथ साइड यहाँ पे टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस. अब बोला है द वॉल्यूम ऑफ अपर पार्ट इज़ 4 टाइम्स दैट ऑफ लोअर पार्ट. अगर पूरे कंटेनर का वॉल्यूम V है तो अपर पार्ट और लोअर पार्ट को यहाँ पे इस रेशियो में अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ पे अगर ये V/5 है तो अपर वॉल्यूम कितना होगा 4V/5. ठीक है, अब सेकंड कंडीशन आपको बोला है कि यहाँ पे टेम्परेचर को क्या कर दिया जाए कि यहाँ पर जो वॉल्यूम है कैलकुलेटेड टेम्परेचर व्हेन वॉल्यूम ऑफ अपर पार्ट विल बिकम 3 टाइम्स दैट ऑफ लोअर पार्ट. तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना हो जाएगा V/4 है तो ये कितना होगा 3V/4. राइट, अभी भी टोटल वॉल्यूम V ही है पूरे सिस्टम का. अब देखिए यहाँ पर कि अभी हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये यहाँ पर जो बीच में पिस्टन गिवन है ये है तो एक्चुअली फ्रिक्शनलेस बट क्या ये मासलेस है क्या. अगर ये पिस्टन मासलेस होता तो अभी हमने क्या किया है इधर 1 मोल लिया है इधर भी 1 मोल लिया है इधर टेम्परेचर 27 इधर भी टेम्परेचर 27 है. तो अगर दोनों तरफ टेम्परेचर सिमिलर है दोनों तरफ मोल्स सिमिलर है दोनों तरफ वॉल्यूम भी क्या होना चाहिए था फिर सिमिलर होना चाहिए था. अगर हम PV=nRT की बात करें कि यहाँ पे बोथ साइड क्या है यहाँ पर टेम्परेचर सिमिलर है मोल सिमिलर है तो यहाँ पे वॉल्यूम डिफरेंट है. इसका मीन्स क्या होगा बोथ साइड यहाँ पर प्रेशर गैस का डिफरेंट होगा. ऐसा क्यों है यहाँ पे पिस्टन कब जाकर रुकेगा जब बोथ साइड यहाँ पे प्रेशर का जो डायरेक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ जो प्रेशर है अगर वो सिमिलर हुआ तो ही यहाँ पे क्या होगा ये पिस्टन रुका हुआ रहेगा. यहाँ पर अगर दोनों तरफ वॉल्यूम सिमिलर नहीं है इसका मीन्स इस पिस्टन का कुछ ना कुछ मास होगा और उसकी वजह से कुछ ना कुछ प्रेशर यहाँ पर लग रहा होगा. तो हमें पहले ये देखना होगा इस पिस्टन की वजह से प्रेशर कितना होगा. ठीक है, अब यहाँ पे जब हम फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन में कंपेयर करेंगे तो हम क्या कंपेयर करेंगे कि हमने जब टेम्परेचर चेंज किया है तो मोल्स तो चेंज हुए नहीं. अगर मोल्स चेंज नहीं हुए तो मोल्स क्या होगा PV/RT. मोल्स चेंज नहीं हुए R कांस्टेंट है. जब आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो प्रेशर का वैल्यू चेंज होगा तो प्रेशर चेंज होगा वॉल्यूम चेंज होगा टेम्परेचर चेंज होगा. तो आप क्या करेंगे यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में P1V1/T1 को P2V2/T2 के साथ इक्वेट करके कैलकुलेट करेंगे. तो इनिशियली हमें यहाँ पर प्रेशर कितना है वो देखना पड़ेगा फाइनल प्रेशर कितना है वो देखना पड़ेगा. तो अभी हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं इनिशियली एट 27 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ये कंटेनर है जिसमें पिस्टन लगा हुआ है तो पिस्टन की वजह से प्रेशर नीचे की तरफ लग रहा होगा. इसमें कुछ मास है तो पिस्टन इसकी वजह से प्रेशर नीचे की तरफ लगेगा. जो गैस प्रेजेंट है अपर पार्ट में वो नीचे की तरफ प्रेशर लगाएगी और इस पिस्टन को बैलेंस करने के लिए नीचे वाली गैस ऊपर की तरफ प्रेशर लगा रही होगी. तो अपर पार्ट को पे जो प्रेशर उसको हम P1 ले लेते हैं लोअर पार्ट पे जो प्रेशर उसको P2 ले लेते हैं और पिस्टन की वजह से जो प्रेशर है उसको P0 ले लेते हैं. तो हम क्या बोल सकते हैं जब पिस्टन रुका हुआ है तो वहाँ पे क्या होगा P2 किसके बराबर होगा P1 + P0 के बराबर. ठीक है, अब क्या हम P1 और P2 के बीच में कोई रिलेशन निकाल सकते हैं क्या. बिल्कुल निकाला जा सकता है बिकॉज दोनों तरफ टेम्परेचर सिमिलर 27 डिग्री सेल्सियस. तो हम क्या बोल सकते हैं अगर टेम्परेचर सिमिलर होता है तो PV प्रोडक्ट भी क्या होता है गैस का सिमिलर होता है. चाहे वॉल्यूम कुछ भी हो PV प्रोडक्ट क्या रहेगा सिमिलर. तो हम क्या बोलेंगे एक 27 डिग्री सेल्सियस फॉर पार्ट 1 and 2. तो जो ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट एक इस ट्यूब का उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं P1V1 प्रोडक्ट किसके बराबर होगा P2V2 के. ऐसा हम क्यों बोल पा रहे हैं क्योंकि NB1 है टेम्परेचर भी दोनों के लिए 27 डिग्री सेल्सियस है तो दोनों का PV प्रोडक्ट क्या होना चाहिए सिमिलर. तो ऊपर जो प्रेशर है वो P1 है वॉल्यूम कितना है ऊपर 4V/5 इक्वल टू P2 किसके बराबर होगा V/5. तो V/5 से V/5 कैंसिल आउट हो जाएगा तो P2 कितना बचेगा 4P1 के इक्वल. राइट, और इसके अलावा हमने क्या रिलेशन निकाला P2 क्या है P1 + P0 के बराबर. तो आप क्या ले सकते हैं P2 की जगह 4P1 इक्वल टू P1 + P0. तो यहाँ पे 3P1 किसके बराबर P0 के इक्वल.
राइट। तो पी नोट का वैल्यू आपको किसके बराबर मिला, 3P1 के बराबर। अब हम सेकंड कंडीशन की बात करें, सेकंड कंडीशन में हमने क्या किया है, टेम्परेचर को कुछ ठीक कर दिया है, ठीक है। इस कंडीशन में पिस्टन कुछ प्रेशर लगा रहा होगा। अब जब आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पर 1 मोल है, तो सेकंड कंडीशन में दोनों पार्ट के लिए टेम्परेचर क्या है, T है, राइट। यहाँ पर अब प्रेशर को हम P1 डैश लेते हैं और इधर प्रेशर को P2 डैश लेते हैं। तो इस कंडीशन में अभी भी P1 डैश नीचे की तरफ, P नोट नीचे की तरफ और P2 डैश ऊपर की तरफ लग रहा होगा। तो क्या बोल सकते हैं, P2 डैश किसके बराबर होगा, P1 डैश प्लस P नोट के बराबर। तो अब अगेन यहाँ पे हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट पर हम क्या करें, PV प्रोडक्ट अप्लाई कर दें। तो P1 PV इक्वल टू nRT के अकॉर्डिंग ऊपर वाले पार्ट में भी 1 मोल है और नीचे वाले पार्ट में भी 1 मोल है। दोनों में टेम्परेचर क्या है, यहाँ पर T है। तो हम क्या बोल सकते हैं, P1 V1 किसके बराबर होगा, P2 V2 के बराबर। इसको P1 डैश V1 डैश P2 डैश V2 डैश हम ले लेते हैं, राइट। तो P1 डैश इंटू V1 क्या बोला है, जो ऊपर अपर वाला पार्ट का वॉल्यूम है वो क्या है, 3V/4 इक्वल टू P2 डैश इंटू जो लोअर पार्ट का है वो क्या है, V/4। तो V/4 से V/4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, P2 डैश इसके बराबर होगा 3P1 डैश के बराबर, ठीक है। अब जो रिलेशन है P2 डैश P1 डैश प्लस P नोट, यहाँ पे पुट कर दीजिए 3P1 डैश इक्वल टू P1 डैश प्लस P नोट। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं, 2P1 डैश इक्वल टू P नोट, राइट। तो P1 डैश का वैल्यू आपको P नोट की टर्म में मिला और ऊपर P1 का वैल्यू भी आपको P नोट की टर्म में मिल गया है, राइट। अब आप क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू T डिग्री सेल्सियस या T केल्विन। तो यहाँ पे 300 केल्विन टू T केल्विन की हम बात करें तो P1 V1 अपॉन T1 प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, P2 V2 अपॉन T2 प्रोडक्ट। अब यहाँ पे आपके पास आपने 300 केल्विन से इसको T केल्विन किया है, तो आप दोनों में से किसी भी पार्ट पे आप कंपेयर कर सकते हैं। इन दोनों पार्ट को कंपेयर कर लें या इन दोनों पार्ट को कंपेयर करें। यहाँ पे 1 मोल था, इधर भी 1 मोल था, इधर भी 1 मोल था, इधर भी 1 मोल था। तो यहाँ पे बोथ साइड मोल्स तो सिमिलर है। तो आप किसी भी दो पार्ट को यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं, हम अपर पार्ट को कंपेयर करते हैं। तो अपर पार्ट के लिए P1 V1 अपॉन P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P1 डैश V1 डैश अपॉन T1 डैश। तो P1 इनिशियली प्रेशर कितना था, P1 को हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, P1 को V नोट के टर्म में और P1 डैश को भी V नोट के टर्म में पुट करेंगे। तो P1 को हम क्या पुट कर सकते हैं, P नोट बाई 2, P नोट बाई 3 और P1 डैश को हम क्या पुट कर सकते हैं, P नोट बाई 2। तो क्या होगा, P नोट बाई 3 इंटू इनिशियली वॉल्यूम कितना था अपर पार्ट का 4V/5 और टेम्परेचर कितना 300 केल्विन इक्वल टू P1 डैश कितना था, P नोट बाई 2 इंटू 3V/4 अपॉन T2। तो यहाँ पे P नोट से P नोट कैंसिल आउट कर दें, V से V कैंसिल आउट कर दें। तो T2 यहाँ से आपको मिलेगा कितना, 4/15, T2 आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पर 1, इधर से कितना मिला 3/8 इंटू 15/4 इंटू 300। कैलकुलेट कीजिएगा आपको कितना मिलेगा यहाँ पर, ये 1 कैलकुलेट कीजिएगा, आंसर मिलेगा 421.875 केल्विन के लगभग।